आज जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसका हम एनालिसिस भी करेंगे और जिसके बारे में आज बेसिकली बात करेंगे वो है जीडीपी जो है उसका डेटा जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है एंड इट हैज शोन अ 23.9% डिक्रीज और डिक्लाइन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा जब से चालू होता है वो हमारा होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 21 तक। तो उसके फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा है वो अभी गवर्नमेंट ने इशू किया है। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है वो हम जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि डेटा कंपाइल कौन करता है, एनएसओ करती है। एंड इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है वो 23.9% कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है इन द फर्स्ट क्वार्टर जो कि अप्रैल से जून के बीच है 2020 का, कंपेयर टू द सेम पीरियड पिछले साल अप्रैल और जून 2019 के अंदर। यानी कि जब हम क्वार्टर टू क्वार्टर डेटा को कंपेयर करते हैं तो हम लास्ट ईयर उसी क्वार्टर में कितना डेटा रहा था या क्या ग्रोथ रही थी, जीडीपी फिगर्स क्या रहे थे, उससे कंपैरिजन करते हैं। उसके कंपैरिजन में इस साल जो है वो जीडीपी 23.9% कम हो गई है, इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं सारी चीजें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इट इज द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस द इंडिया स्टार्टेड रिपोर्टिंग क्वार्टरली डेटा इन 1996। तो 1996 से पहले क्वार्टरली डेटा नहीं दिया जाता था, एनुअल डेटा दिया जाता था। अब ये क्वार्टरली डेटा 1996 से आने लगा है, सबसे बड़ी गिरावट है। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए ग्रोथ जो होती है वो होती है एक्चुअल जो मनी ग्रोथ है या फिर जितनी वैल्यू एडिशन हुई है इकोनॉमी के अंदर, जितना जो है वो संपत्ति में इजाफा होना चाहिए ये जो है वो भी डिक्लाइन हुई है 22.8% के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में। जीडीपी इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो हमारे देश के अंदर जितना भी एरिया है, ठीक है, इसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो समुद्र के अंदर होती है, SEZ जिसको कहा जाता है, जो EEZ कहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, वो भी इसमें शामिल है। फॉरेन कंट्रीज के जो ऑफिस वगैरह इंडिया में होते हैं एंड अदर जो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर डोमेस्टिक रीजन में हमारे जो भी चीज आती है उन सब के अंदर प्रोड्यूस्ड गुड एंड सर्विसेज का जो टोटल होता है उसको जीडीपी कहा जाता है एंड इसके टोटल वैल्यू के हिसाब से कंट्री की ग्रोथ को देखा जाता है। इंडिया वॉज लास्ट ईयर 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी के अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया वॉज द 5th लार्जेस्ट कंट्री, जिससे आगे कंट्रीज हैं यूएसए इज द लार्जेस्ट कंट्री विद द हाईएस्ट जीडीपी, फिर है आपका चाइना, 3rd नंबर पे जापान आता है एंड उसके बाद में 4th नंबर पे जर्मनी आता है एंड देन फिर इंडिया का नाम आ रहा था। तो इस तरीके से जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद जीडीपी टर्म्स में हम जो है वो इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है इस साल। इट इज टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज एनुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा मैंने भी समझाया कि हमारे देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड, इट गिव्स द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द कंज्यूमर साइड, यानी कि कंज्यूमर्स उसमें से कितना कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है या एक्सपेंड कितना कर रहे हैं उसके बेसिस पे, या जितना प्रोडक्शन हुआ है और कंज्यूमर जिनको खरीद रहे हैं उसके बेसिस पे जो है वो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है हमारी कंट्री के अंदर। नाउ ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज द सम ऑफ कंट्रीज जीडीपी एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है वो एक्चुअली जीडीपी और जो सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट ने दी है वो सब और टैक्सेस जो है वो उसमें हटाने के बाद में एक्चुअली जीवीए निकाला जाता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड, होटल्स एंड अदर सर्विसेज, माइनिंग, ये सब जो हैं वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, 50% नुकसान हुआ है या जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। 39% हुई है आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ट्रेड में 47% एंड होटल इंडस्ट्री 23%। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी सेक्टर जो हैं वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर्स भी हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ कम होने का मतलब सीधा सीधा सा एम्प्लॉयमेंट पे या लोगों की जो नौकरियां हैं उन पे इंपैक्ट करेगा। दिस रिफ्लेक्ट्स द अनप्रेसिडेंटेड सस्पेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड इसकी वजह से पेंडेमिक और जो सीरीज ऑफ लॉकडाउन हमारे देश में रहते हैं उसकी वजह से सब देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सेक्टर विच हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 3.4% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि 2019 में जून अप्रैल के बीच में जो
एग्रीकल्चर ग्रोथ थी उसमें 3.4% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई ऐसी एक सेक्टर है जिसमें डेयरी प्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीजें आती हैं जो रेगुलरली चलती रही, जिनका प्रोडक्शन रुका नहीं था। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे अभी डेटा में फर्टिलाइजर सेक्टर जो है उसने भी एक ग्रोथ महसूस की थी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के चलने की वजह से फर्टिलाइजर वगैरह की भी बिक्री पे प्रभाव नहीं पड़ा था। बाकी सभी सेक्टर्स के बहुत ज्यादा गिर जाने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कोर सेक्टर जो है उनको भी 9.6% का नुकसान हुआ है। एंड कोर सेक्टर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माने जाते हैं, और 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं इंडिया की इकोनॉमी में। द आउटपुट ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ड्रॉप बाय 9.6% इन जुलाई 2020। ये तब से जो है वो पिछले 5 महीनों से गिरे ही जा रहा है और ये जुलाई में भी लगातार गिरा है। द कंस्ट्रक्शन इज ड्यू टू डिक्लाइन, जैसा अभी बताया, क्योंकि मेजरली प्रोडक्शन ऑफ स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोलियम और उससे जुड़े हुए बाय प्रोडक्ट्स एंड सीमेंट, इनका प्रोडक्शन कम हुआ है। इन जनरल द वीक डिमांड एंड ओवर सप्लाई, जो पहले से बना हुआ स्टॉक था वो निकल नहीं रहा था और डिमांड नई बाजार में थी नहीं, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस वगैरह सभी चीजें बंद हो चुकी थी। तो मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सामान था उसकी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा थी, यानी कि ओवर सप्लाई एंड ओवर सैचुरेटेड मार्केट होने की वजह से और डिमांड नहीं होने की वजह से इन सब सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन एक तरीके से बंद हो गया था। साथ ही साथ ग्लोबली भी ये चीज जो है वो देखने को मिली थी और ग्लोबल एंड डोमेस्टिक डिस्ट्रप्शन आने की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरी इकोनॉमी के रिसोर्सेज पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। इन जुलाई लोकल डिमांड ग्रोथ है स्लोड बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस को भी जो है वो बढ़ाया है और इस वजह से लोकली अवेलेबल मटेरियल जो है वो और ज्यादा महंगा हुआ है, क्योंकि जो कॉस्टिंग पड़ती है मटेरियल की उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं तो सामान जो है वो महंगे हुए हैं ऑन अ जनरल ट्रेंड अगर हम बात करें, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस का उसमें ऐड हो जाना एक प्रॉब्लम है। डीजल जो कि एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है, ट्रक्स वगैरह सब डीजल से चलते हैं और ट्रक्स वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़ जाने से, खासतौर से डीजल के दाम बढ़ जाने पर अपने प्राइसेस को हाइक करता है, जिसकी वजह से कमोडिटी जो आम हम सामान खरीदते हैं उसके भी दामों में बढ़ोतरी होती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से इकोनॉमी ने अभी इतने अच्छे तरीके से या जुलाई में इतने अच्छे तरीके से जो है वो ग्रोथ वापस नहीं पकड़ी थी। रिन्यूड लॉकडाउन इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि कई जगह जो है वो लॉकडाउन वापस से लगाने पड़े थे, कुछ शहरों में हॉटस्पॉट बने थे, इस वजह से लोकल लॉकडाउन की वजह से और फिर मानसून के आने की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ये सभी चीजें रुक गई थी। और जैसा मैंने आपको बताया ये सबसे ज्यादा हाईली वेज गिविंग या हाईली एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर्स हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। द प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर सेक्टर्स हैज एक्सपेंडेड बाय 2.6% इन जुलाई 2019, यानी कि पिछले साल सेम पीरियड में या सेम जुलाई वाले आंकड़ों को बात करें तो 2.6% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि इस साल जो है वो डिक्रीज हुआ है 9.6% का। यहीं पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर सेक्टर जैसा मैंने अभी बताया 6.9% से ग्रो हुआ है। ऑल सेक्टर्स कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सब ने नेगेटिव ग्रोथ देखी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। यूपीएससी इसको अक्सर पूछती है कि कोर सेक्टर्स कौन से हैं या विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोर सेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। द आउटपुट ऑफ स्टील सॉ द हाईएस्ट डिक्लाइन 16.5%, वेयरएज जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उनका डिक्लाइन 13.9% रहा, जो कि उससे थोड़ा सा कम रहा। द मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन इन द आउटपुट इज इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर सबसे पीछे रहा है, इसका प्रोडक्शन कम हुआ है बट फिर भी इतना कम नहीं हुआ जितना बाकी सेक्टर्स का हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो परसेंटेज वेटेज है वो आपको ध्यान रखना होता है कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है या पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री जो है, ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सबसे लो रहता है इसके अंदर, यानी कि इसमें परसेंटेज जो है वो सबसे कम है इसका। वहीं हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो इसका है, यानी कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है उसमें वेटेज परसेंटेज का सबसे हाईएस्ट पेट्रोलियम का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड सीमेंट प्रोडक्शन। दीज आर द 8 कोर सेक्टर्स विच यू नीड टू रिमेंबर। और ये डिक्लाइनिंग इनका जो है वो शेयर है, रेशियो है कि किस रेशियो में इनका इंडियन इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। The 8 core sector industries are these, and these comprise 40.27% of the total
इंडस्ट्रियल आइटम जो होते हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है IIP, उसका जो इंडेक्स होता है उसमें 40.27%, तो ये 8 कोर सेक्टर ही ले जाते हैं। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये IIP क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज अ इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्या स्थिति चल रही है, उस चीज की वॉल्यूम को, उसका प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है वो दिखाने का काम करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो है वो NSO ही जारी करती है। तो गवर्नमेंट के जो डेटा हैं वो NSO जारी करती है। प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट विच कैन बी आस्क्ड बाय UPSC। IIP is composite indicator that measures the growth rate of the industry groups classified under broad sector, namely mining, manufacturing and electricity, and user-based sector, namely basic goods, capital goods and intermediate goods। तो IIP दो तरीके से क्लासीफाई करता है, ब्रॉड सेक्टर्स और यूजर बेस्ड सेक्टर्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एंड बेस ईयर ऑफ IIP इज 2011-2012, यानी कि उस साल के आंकड़ों को लेकर उसमें जो ग्रोथ देखी गई है उसके हिसाब से IIP के आंकड़े जारी किए जाते हैं। So these are few factors which you need to remember, very important for any upcoming examinations, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है एंड खास तौर से UPSC में इकोनॉमिक के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो NDA का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे CDS हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 PM. Please like, share and subscribe. Thank you.